हेलो एवरीवन, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और इस जो 3 तरह का केमिकल बॉन्डिंग होता है उसमें से जो पहला टाइप का केमिकल बॉन्डिंग है वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। प्लस जितना एग्ज़ाम में इस हिस्से से क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एक आइडिया देंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा पोर्शन सिलेबस में है, कौन सा चीज़ हम लोग को पढ़ना है, कौन सा चीज़ नहीं पढ़ना है। मतलब बस वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में दे रखा है हम लोग को समझाने के लिए, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब भी बताएंगे। तो एक बहुत अच्छा क्लियर कट आइडिया लग जाएगा इस लेक्चर के बाद कि क्या क्या चीज़ हम लोग को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, पर उसके लिए पूरा लेक्चर देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। अब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले तो पता तो होना चाहिए कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग may be defined as the force of attraction between any two atoms in a molecule to maintain stability। तो जो केमिकल बॉन्डिंग है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो एटम्स के बीच में लगता है। और ये जो दो एटम होते हैं वो दूर दूर कहीं नहीं होते, ये एक मॉलिक्यूल के दो एटम होते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल H2O होता है, इस तरीके का होता है वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो दो एटम है, या ये दो एटम ले सकते हैं हम लोग, या फिर ये दो एटम ले सकते हैं। ये इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो क्या है केमिकल बॉन्ड? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में लगता है। और क्यों लगता है? ताकि ये स्टेबिलिटी बना के रख सके। तो केमिकल बॉन्डिंग का मेन कॉज क्या है, मेन रीज़न क्या है? वो ये है, हम लोग क्या जानते हैं कि जो स्टेबल होता है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं? नोबल गैसेस होते हैं। तो ये जो दूसरे एटम्स है जो आपस में केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, उनका मेन रीज़न क्या है केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने का? वो नियरेस्ट नोबल गैस का कन्फिग्रेशन पाना चाहते हैं अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ताकि वो स्टेबल बन सके। और ये कैसे करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। हर तरह का जो बॉन्डिंग है, उस जब बॉन्डिंग को हम लोग देखेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो एटम है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करता है, और उसके सामने उसके सबसे सामने जो नोबल गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन अपनाता है ताकि वो स्टेबल हो सके। तो 3 तरह का केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वो, पहला इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड भी नाम से भी जानते हैं। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पे फोकस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पे फोकस करने वाले, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखते हैं। ये बॉन्ड जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। यानी कि ये सपोज़ एक एटम है, एटम नंबर 1 सपोज़, और ये है एटम नंबर 2। ये एटम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, एकदम ट्रांसफ़र ही कर दे रहा है, तब इस ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। और जबकि दूसरा जो जैसे कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं, ये लोग ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करते। तो अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन पूछा गया तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये है कि द ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अदर टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। अब एग्ज़ाम में क्या करता है कि आपको 2-3 मॉलिक्यूल दे देगा। अब पूछेगा कि बताओ कि इसमें से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कौन फॉर्म कर रहा है, आयोनिक बॉन्ड कौन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कौन फॉर्म कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन फॉर्म कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड कौन फॉर्म कर रहा है। तो अगर हम लोग को पता ही नहीं रहेगा कि कौन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो हम लोग कैसे बता पाएंगे एग्ज़ाम में। तो उस चीज़ का आंसर हम लोग को इस स्लाइड में मिलने वाला है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेटेलिक एलिमेंट और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के बीच में बनता है। तो मेटेलिक एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2 या 3।
और जो नॉन मेटल होते हैं उनका आउटर मोस्ट में ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7, 6 या 5। तो जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसको, और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो गेन करते हैं। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। और हम लोग क्या जानते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 वाले मेटल्स होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो ग्रुप 1 में प्रेजेंट होता है पर वो मेटल नहीं होता है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन फॉर्म नहीं करेगा। तो यानी कि हम लोग को अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिला है जिसमें हाइड्रोजन है तो वो कोई और बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं फॉर्म कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसान हम लोग को करने वाला है। तो अब इसका हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। जो मेटेलिक एटम है वो लूज़ करता है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। लूज़ करने के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग कैटायन बोलते हैं। और जो नॉन मेटेलिक एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और निगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग एनायन बोलते हैं। तो यहाँ से एक बात हम लोग को बस क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। उसी चीज़ को थोड़ा और डिटेल में बोला है कि जो ये आयन का फॉर्मेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस के वजह से आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलेंगे, और जो गेन कर रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलेंगे। और ये इसमें इस वाले स्लाइड में एक इम्पॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, कैटायन और एनायन, यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो होता है, दो ऑपोजिट चार्ज है, और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके वजह से ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बाकी जो बॉन्ड है जैसे कोवेलेंट बॉन्ड वो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन ये बॉन्ड क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में फॉर्म हो रहा है इसलिए ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो इस टर्म को हम लोग को याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कैटायन और एनायन के बीच में जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब। अब एग्जाम्पल, तीन कंपाउंड को हम लोग को पढ़ना है जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। यही 3 हम लोग के सिलेबस में है और यही 3 से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो पहला है NaCl। तो NaCl को ज़रा देखते हैं। सबसे पहले सोडियम को देखते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कुछ ऐसा 281। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 11। और ये इसके सबसे पास कौन सा नोबल गैस है, इसके सबसे पास है नियॉन। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 28, यानी कि नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो हो गया 10। तो सोडियम है सबसे पास नियॉन के, तो इस नियॉन की तरह बनना चाहेगा सोडियम। तो सोडियम को अगर नियॉन की तरह बनना है, सोडियम जिसका 281 है उसको अगर 28 के फॉर्म में आना है तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। तो या वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है। तो वही सब चीज़ यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है। और एक बात यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि जो प्रॉपर्टी होता है सोडियम का वो सोडियम आयन से डिफरेंट हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझने के लिए ये टेबल को देखते हैं हम लोग। अब ये टेबल तो बहुत रटने वाला लग रहा है, क्या इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है? तो नहीं पूछा जाता है, ये सिलेबस में भी नहीं है। बस ये जो बात लिखा हुआ है ना कि सोडियम का और सोडियम आयन का प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, वो कैसे होता है वो समझने के लिए ये टेबल दे रखा है। जैसे कि ये सोडियम हो गया, ये सोडियम आयन हुआ। कलर देखेंगे तो सोडियम का कलर सिल्वरी वाइट है, जबकि ये कलरलेस होता है। सोडियम जहाँ पॉइजनस होता है वहाँ सोडियम आयन नॉन पॉइजनस होता है। तो बस ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया प्रॉपर्टी ही चेंज हो गया है। तो क्लोरीन के साथ भी वही, क्लोरीन और क्लोरीन आयन का भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। अब
क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 और ये इसके सबसे सामने कौन सा नोबल गैस पड़ता है, आर्गन। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288। तो अब इसको अगर 287 को कन्वर्ट होना है 288 में, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो वो ही चीज़ यहाँ हो रहा है। जो सोडियम, अब इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा है, मेन बात कि इसके पास कहाँ से आ रहा है, जो सोडियम जो छोड़ रहा था अपना एक इलेक्ट्रॉन, वही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ रहा है और क्लोरीन उसको ले पा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ करना है, नहीं, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आता है। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दे क्यों रखा है, ताकि हम लोग समझ पाएँ कि चल क्या रहा है। अब देखो इससे समझने में आसानी होगा, पर ये एग्ज़ाम में ड्रॉ करने नहीं आएगा। एग्ज़ाम में ड्रॉ करने आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो हम लोग थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं। तो ये हो गया सोडियम का पूरा शुरू से लेकर अंत तक का ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है वो। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम लोग को 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो सोडियम का भी ये वाला लास्ट वाला ऑर्बिट हट जाएगा। तो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट कौन बन जाएगा, जो उससे पहले है, यानी कि ये वाला, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इस 288 बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा। और क्लोरीन जिसका पहले 287 था वो 288 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पॉजिटिव है और क्लोरीन निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को ड्रॉ करना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अच्छे से इसको सिलेबस में एकदम मेंशन करके रखा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना है हम लोग को। और हम देखें प्रीवियस ईयर पेपर में कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया भी है। तो पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है क्या। इसको लुईस सिंबल भी बोलते हैं। तो ज़रा देखते हैं। तो सिंबल ऑफ द एलिमेंट सराउंडेड बाय डॉट्स रिप्रेजेंटिंग आउटर मोस्ट सेल्स और इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है कि हम लोग सबसे पहले जिसका हम लोग को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जैसे सपोज हाइड्रोजन को ड्रॉ करना है, तो हम लोग सबसे पहले उसको सिंबल लिखेंगे। सिंबल लिख दिए, उसके बाद फिर हम लोग हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाइड्रोजन में एक होता है तो एक डॉट, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6। तो यहाँ पे 6 डॉट्स ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पे। अब अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिनोट करना है तो हम लोग 2 डॉट को साथ साथ ड्रॉ करेंगे, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो करना है तो सिंगल डॉट डालेंगे, जैसे कि यहाँ सिंगल डॉट डाले। जबकि ऑक्सीजन में हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसे कहीं भी। हम लोग 2-2 को साथ में ड्रॉ करेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से। ये ऑक्सीजन हुआ तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 2-2 का पेयरिंग हो। ये 2 इलेक्ट्रॉन साथ में होंगे, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन साथ में होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन साथ में होंगे। इस तरीके से पेयर के फॉर्म में होता है। अब हम लोग किस किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, हम लोग अभी तक डॉट से डिनोट किए, पर हम लोग इसको सर्कल से भी डिनोट कर सकते हैं, क्रॉसेस से भी डिनोट कर सकते हैं। तो क्यों, इसका क्या रीज़न है डॉट क्रॉस और सर्कल का। उसका रीज़न ये, जैसे कि अमोनिया का अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन को डॉट से डिनोट करें तो हाइड्रोजन को क्रॉस से डिनोट करें, ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो कि किसका इलेक्ट्रॉन कौन सा है। ठीक है, इसका मेन रीज़न यही है। तो ये तो समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग को ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि NaCl तो हम लोग का सिलेबस में है, NaCl के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो 7 इलेक्ट्रॉन उसमें 6 जो है वो पेयर के फॉर्म में और एक जो है वो सिंगल है। तो यहाँ सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, सोडियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों मिलके NaCl बन जाएगा। अब दूसरा एलिमेंट जो हम लोग के सिलेबस में है, पहला हो गया NaCl। ओके,
स्टार्ट करते हैं। पहले NaCl, दूसरा MgCl2। तो MgCl2 को देखते हैं। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। अब इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और 28 के कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। अब ये है क्लोरीन के साथ, जबकि हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम सिर्फ अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। मैग्नीशियम जब भी देगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी कोई होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2Cl लिखे, मतलब 2 क्लोरीन को होना ज़रूरी है, तभी मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया 2 क्लोरीन को, और दोनों क्लोरीन 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288। इसीलिए यहाँ पे हो गया Mg, क्योंकि मैग्नीशियम 1 है और क्लोरीन 2 है, इसलिए Cl2। इसका हम लोग ज़रा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, समझने में आसानी होगा। ये हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे रहा है, और जब दे दिया तो फिर ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन सिंगल नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो हो गया ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे फोकस करते हैं। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया, हम लोग डॉट से डिनोट किए। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम लोग सर्कल से डिनोट किए, 7 सर्कल्स। तो अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम दोनों क्लोरीन को दे दिया और MgCl2 में कन्वर्ट हो गया है। अब कैल्शियम ऑक्साइड, ये लास्ट है, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो हम लोग को पढ़ना है वो उसमें से लास्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले हो गया NaCl, दूसरा MgCl2, तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड। ये तीनों हम लोग के सिलेबस में है। जब भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को उठा के पूछेगा तो ये तीनों को उठा के पूछेगा। इसके अलावा कोई चौथा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बारे में नहीं पूछने वाला, क्योंकि सिलेबस में ये तीनों हैं। तो अब कैल्शियम ऑक्साइड को देखते हैं। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 2882। ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 288 में कन्वर्ट होगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 26, यानी कि इसको भी कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, तो ये 28 में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब इसमें 1 कैल्शियम और 1 ऑक्सीजन से काम चल जाएगा, क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे ये कैल्शियम अपना दोनों ऑक्सीजन को दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया CaO में। तो अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट वाला पोर्शन ख़त्म कर चुके हैं, पर रिडॉक्स रिएक्शन वाला पर अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आप लोग कमेंट करके अभी बताओ कि क्या मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब कैसा लग रहा है, और क्या मॉडिफिकेशन लाना चाहते हो आप लोग, या फिर और क्या मैं ऐड कर सकती हूँ, कुछ सजेशन है तो वो बताओ कमेंट में। और कैसे हो आप लोग? ठीक है, तो अब रिडॉक्स प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को डार्क कलर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखा हुआ दिख रहा है। हम लोग जब पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़े थे तब भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हल्का सा आइडिया लिए थे, पर यहाँ पे बुक में भी दे रखा है तो फिर और अच्छी बात है, फिर से रिवाइज हो जाएगा। और रिवीजन तो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग कोई भी पढ़ा हुआ चीज़ को विदिन 4 आवर रिवाइज कर ले तो वो हम लोग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है और फिर हम लोग को उसको जल्दी भूलने का चांस कम हो जाता है। फिर हम लोग उसको लॉन्ग लास्टिंग के लिए याद रख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि साल भर तक याद रख पाएंगे, उसको फिर रिवाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर रिवीजन हो रहा तो अच्छी बात है। ऑक्सीडेशन जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम का ऑक्सीडेशन होता है,
और रिडक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होता है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ में होते हैं, और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं हम लोग उसको रिडॉक्स प्रोसेस बोलते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे समझने में दिक्कत होगा। NaCl का, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन अकेले कभी भी नहीं रहता, क्लोरीन हमेशा Cl2 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है सोडियम और क्लोरीन का NaCl का फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे सोडियम क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है एक सोडियम, और यहाँ 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए। तो जब इलेक्ट्रॉन का लूज़ हो रहा है, यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इसका मतलब सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब कि एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, पर यहाँ 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। ओके, अब यहाँ पे इस रिएक्शन को साथ में, ये रिएक्शन तो साथ में हो रहा है ना, जैसे कि अगर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑब्वियसली क्लोरीन गेन कर रहा है। अगर क्लोरीन वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा तो सोडियम भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, दोनों साथ ही में होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ लिखा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑलवेज ऑकर साइमल्टेनियसली, हमेशा साथ में होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको गेन करता है। अब यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन के हिसाब से दे रखा है। ऑक्सीडेशन हम लोग कब कब बोलते हैं, ऑक्सीडेशन अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, कोई अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर अगर कोई ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो भी हम लोग बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। और यहाँ पे जो आयरन है वो ऑक्सीजन को लूज़ कर दे रहा है, इसीलिए इसका रिडक्शन हो रहा है। और एक बार हम लोग किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है वो समझ लें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट ऑपोजिट चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब कि एल्युमिनियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो अगर एल्युमिनियम ऑक्सीजन को गेन नहीं करता तो आयरन का रिडक्शन नहीं होता, यानी कि आयरन को रिड्यूस करने वाला एजेंट कौन है, कौन वो एजेंट है जिसकी वजह से आयरन का रिडक्शन हो रहा है, वो है एल्युमिनियम। इसीलिए एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, मतलब दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है, यानी यह खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाला को रिड्यूस कर देगा। तो इसीलिए और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्योंकि अब आयरन को देखें, आयरन अगर रिड्यूस नहीं होता तो एल्युमिनियम कहाँ से ऑक्सीजन लेता, तो फिर एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज ये कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।